आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान का सबसे संगीन मसला बनता जा रहा है। गुज़िश्ता कई महीनों में हुजूमी तशद्दुद के सैकड़ों वाकयात पेश आ चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ माह में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और खासकर झारखंड या दूसरे इलाकों में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। इनमें से बेशतर सोशल मीडिया पर बच्चा अगवा करने की अफवाह के नतीजे में मारे गए। दर्जनों अफराद गाय के तहफ्फुज के नाम पर मारे जा चुके हैं। हुजूमी तशद्दुद के वाकयात की खबरें मुल्क के किसी न किसी इलाके से आती ही रहती हैं। इब्तिदा में गाय के तहफ्फुज के नाम पर नाम निहाद गौरक्षकों के हाथों किए जाने वाले हुजूमी तशद्दुद में नफरत की सियासत का दखल था। तशद्दुद के मुर्तकबीन को अक्सर सियासी हिमायत हासिल होती थी, लेकिन अब यह इससे भी आगे निकलकर बच्चा चोरी की अफवाहों और दूसरे असबाब तक पहुंच गई हैं। समाजी माहिरीन का मानना है कि हुजूमी तशद्दुद के मुर्तकबीन के खिलाफ मौसिर इक़दामात न किए जाने से माशरे में नफरत और गैर इंसानी नफ्सियात को हवा मिल रही है। समाज को बांटने वाली इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने की अब अशद जरूरत महसूस की जा रही है। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में तफसील से बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हुजूमी तशद्दुद और मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान का सबसे संगीन मसला बन गया है। गुज़िश्ता महीनों में हुजूमी तशद्दुद के सैकड़ों वाकयात पेश आए हैं। मई 2019 में मरकज में दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद अब तक मॉब लिंचिंग के 60 से ज्यादा वाकयात पेश आ चुके हैं। झारखंड में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला लगातार जारी है। धनबाद के बाद अब खूंटी में कातिल भीड़ ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। कहीं गाय के नाम तो कहीं बच्चा चोरी के इल्जाम में इस तरह के वाकयात लगातार पेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में महज इस बात पर 2 दलित लड़कों को हुजूमी तशद्दुद का शिकार होना पड़ा क्योंकि वो खुले में रफ़े हाजत कर रहे थे। तो वहीं कर्नाटक के मंगलोर में जय श्री राम का नारा न लगाने को लेकर नौजवान की जमकर पिटाई की गई। पिछले कुछ दिनों में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात में काफी इजाफा हुआ है। मुल्क का कोई हिस्सा अब इस लानत से महफूज नहीं है। ये मॉब लिंचिंग हमारी मौत की सूचना है, हमारे सभ्यता की मौत की सूचना है। आज जो लोग राजनीतिक वैचारिक खुराक दे रहे हैं ना, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, ये भीड़ आपको भी नहीं छोड़ेगी, खा जाएगी आपको भी। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा, ये मेरे सभ्यता के मर जाने की कहानी बयां कर रहा है। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि शरपसंद अनासिर को कानून का कोई डर नहीं है और कुछ वाकयात ऐसे भी पेश आए जहां पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और गुंडे कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। सरकारें और उनके वुज़रा रियासत में कानून का राज बताते हैं, लेकिन मुल्क में तो हुजूमी तशद्दुद की जैसे बाढ़ आ गई है। हर रोज मुल्क के किसी न किसी कोने से हुजूमी तशद्दुद की खबर आ जाती है। सवाल ये उठता है कि हुजूमी तशद्दुद की इस लानत से समाज को पाक कैसे किया जाए। आखिर सरकार इस जुल्म और सितम पर काबू पाने में नाकाम क्यों है? क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर वाकई फेल हो गया है? आखिर समाज को टूटने से बचाने के लिए क्या कुछ तदबीर करने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज फिर उसी लानत के खिलाफ और उसी नफरत के खिलाफ हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए इसके खिलाफ आवाज उठाता रहा है। और पिछले दिनों जिस तरह से चाहे झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, लगातार इन रियासतों में मॉब लिंचिंग यानी हुजूमी तशद्दुद के वाकयात पेश आ रहे हैं। इंसान इंसान से ही डरने लगा है। इंसानों में एक भीड़ को देखकर डर पैदा होने लगी है। आखिर इस तरह के वाकयात कब तक होते रहेंगे? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और इसके अलावा एक्टिविस्ट भी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपका बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। तहसीन पूनावाला ने इस
इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाई और यहां की सरकार के कानों में भी उन्होंने इस पूरे इशू को उठाया है। और इसके अलावा एक और बहुत खास मेहमान गुरविंदर सिंह सेठी जी, वाइस चेयरमैन है झारखंड माइनॉरिटी कमीशन के, आप भी मेरे साथ जुड़े हैं। गुरविंदर सिंह सेठी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले, कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ इस डिबेट में आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं गुरविंदर सिंह सेठी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जब मॉब लिंचिंग की बात आती है तो वहां पर झारखंड का जिक्र जरूर होता है। पिछले दिनों जिस तरह से खूंटी में हुआ, धनबाद में हुआ, या और आगे चले जाइए तो झारखंड में लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मैं गुरविंदर सिंह जी सिर्फ आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि आखिर झारखंड मॉब लिंचिंग की फैक्ट्री या कारखाना क्यों बनता जा रहा है? यहां पर इस तरह के वाकयात रुक क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि खामखा झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, मॉब लिंचिंग जो भी कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग जो भी कर रहे हैं, उनका कोई धर्म में वो शरारती तत्व है, वो समाज में विध्वंस फैलाना चाहते हैं। और हमारी झारखंड सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत ही कड़ा स्टेप भी लिया है और उन्होंने इसकी घोर निंदा की है। आयोग भी, अल्पसंख्यक आयोग भी इसकी निंदा करता है। और जब भी हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मसला आता है, हम तुरंत स्थल पर जाकर उसको लेते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री गुरविंदर सिंह सेठी जी, गुरविंदर सिंह सेठी जी, आप सही तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं। आप नेशनल टीवी पर बैठे हुए और इस तरह की बात कर रहे हैं। गुरविंदर सिंह सेठी जी, आपको मुझसे अच्छा पता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार ओहदेदार हैं झारखंड के। झारखंड में 5 दर्जन से ज्यादा इस तरह के वाकये पेश हो चुके हैं मॉब लिंचिंग के, और आप कह रहे हैं कि झारखंड में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन ठीक है, इस घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में झारखंड को क्यों, बाकी भी स्टेट में होता है, लेकिन झारखंड में हुआ, इस बात की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और झारखंड कानून अपना काम कर रहा है। हमारी सरकार और कानून को पूरे काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। कहीं भी सरकार ने कानून पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। प्रशासन, जिला प्रशासन हर विषय में जाकर गुरविंदर जी, फिर इस तरह के वाकये क्यों नहीं रुक रहे हैं? जब कानून काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सरकार काम कर रही है, आप लोग काम कर रहे हैं, फिर इस तरह के वाकये रुक क्यों नहीं रहे हैं? बार बार क्यों हो रहे हैं इस तरह के वाकये? कुछ ने ऐसा ना, कुछ भीड़ तंत्र। मैं आज भी अभी जिला प्रशासन रांची की बैठक लिया था, दुर्गा पूजा, छठ ये आ रहे हैं, तो मैं उसमें पाया, मैंने डीसी महोदय से भी कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। लोग सोशल मीडिया में छोटी बात को राई को पहाड़ बनाकर पेश कर देते हैं। लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है। हम उनको अवेयर करें जाके कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए हम सबको मिलना पड़ेगा। लेकिन कुछ चंद लोग हैं, शरारती तत्व, चंद लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त डिबेट में कुछ और खास मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ इस वक्त शलभ मणि त्रिपाठी, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजेश राय जी, एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। इनके अलावा डॉक्टर नदीम अहमद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं तहसीन पूनावाला आपके पास आना चाहूंगा। 2015 या उससे पहले की बात करें, और खासतौर से 2015 के बाद, जब से मॉब लिंचिंग के वाकयात में ज्यादा वाकयात इस तरह के होने लगे, या यूं कहिए कि इस तरह के वाकयात लाइट में एक तरह से आने लगे, रोशनी में आने लगे। तहसीन, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि इस तरह के वाकयात आखिर रुक क्यों नहीं रहे और आखिर लगातार बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? गुरविंदर जी बोल रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, इंतजामिया काम कर रहा है, सख्ती बरती जा रही है, सख्त कानून है, फिर भी हम देख रहे हैं असर नहीं हो रहा है उसका। तो हम मैं दो चीज़ों की पर बात करना चाहता हूँ। एक तो सेठी साहब के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, जो उन्होंने बात रखी आपके सामने, उसका जवाब देना चाहता हूँ। फिर आपके सवाल का मैं प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल सही कि 2015 के बाद इजाफा हुआ है मॉब लिंचिंग की केसेस में। ये बात मैं नहीं, ये बात खुद वजीर दाखिला का जो कार्यालय है, राजनाथ सिंह जी का कार्यालय था, पूर्व वजीर दाखिला का, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरे केस में कहा है। तो हम इस डेटा को कबूल करते हुए आगे चलते इस डिबेट के अंदर। देखिए, कह रहे हैं कि झारखंड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। जब मैंने केस फाइल की माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब सारे सूबों को नोटिस मिली, सारी सूबों को कहा गया कि कुछ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड भी उसमें शामिल था।
अब जब मैंने अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया है, झारखंड पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है, मैंने नहीं। मैंने सिर्फ वाक्य दिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कहां कानून के निजाम को माना नहीं जा रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक नोटिस दिया है। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई साजिश कर रहा है झारखंड को बदनाम करने के लिए? सबसे पहली बात। दूसरी बात, सेठी साहब कहते हैं कि देखिए जो पब्लिसिटी है इसकी ज़रूरत है लोगों को बताने के लिए कि मॉब लिंचिंग है, क्राइम है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के मेरे जजमेंट में लिखा हुआ है। झारखंड ने आज तक उस जजमेंट का पालन क्यों नहीं किया? आज मैं आगे बात नहीं करूंगा, सेठी साहब को मैं अपना समय दे देता हूं, वो बताए 5 चीज जो मेरे जजमेंट में किया गया, जो कहा गया है करने के लिए, इसीलिए उनको कंटेम्प्ट में डाला गया है, जो उन्होंने किया। कह रहे हुकूमत काम कर रही। तीसरी चीज उनसे मैं पूछता हूं, वो माइनॉरिटी कमीशन में है, जयंत सिन्हा नाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की, जो लोग कॉन्विक्टेड थे, कॉन्विक्टेड, उनको हार पहनाया। माइनॉरिटी कमीशन ने क्या एक्शन किया जयंत सिन्हा पर? मैं अपनी बात यहां पर खत्म करता हूं, क्योंकि टीवी पर आकर एक बात करना और दरअसल कुछ और करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क आज मैं आपके आवाम को, ये हमारे देश के आवाम को आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं। सेठी साहब को आप मेरा समय दीजिए। ठीक है, इसका जवाब तो बनता है। सेठी साहब 5 चीजें उन्होंने क्या ठीक है, जैसे मैं सेठी साहब से जवाब ले लेता हूं। सेठी साहब, क्या लगातार जो इस तरह के वाकये बढ़ रहे हैं और जो गुंडों के, एक तरह से जो मॉब लिंचर्स हैं, जो वाकई में गुंडे हैं, कातिल हैं, जिनके हौसले बढ़े हुए हैं, क्या जयंत सिन्हा जैसे लोगों ने उन लोगों के हौसले बढ़ाए हैं कि जब वो निकलते हैं तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, फूल मालाओं के साथ उनका वेलकम किया जाता है? मेरे भाई ने कहा इस बात को, ये रामगढ़ की घटना थी, और रामगढ़ में जैसे ही हम सबको पता था, आयोग की टीम जाकर गई है और दोषियों पर कार्रवाई करने के, हमने कानून प्रशासन को स्पष्ट कहा है कि दोषी को छोड़ा नहीं जाए और निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं की, निर्दोष को तंग नहीं किया जाए। जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा जयंत सिन्हा की बात है, देखिए ये विषय उनका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे इंसान हैं जयंत सिन्हा जी, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें संवाद की कमी होगी। वो ऐसा करने में, ऐसा नहीं कि वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हम झारखंड में या रामगढ़ की जो है उस पर जाकर अपराधी को सजा भी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर संज्ञान लिया है, हमने सवाल गुरविंदर जी, सवाल गुरविंदर जी ये है कि जो लोग ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो उनके पीछे खड़े हुए हैं, पूरा सपोर्ट जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कर रहा है कमीशन? आप लोग उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अगर हमारे पास अगर उस तरह का भी कोई बात आती है तो हम लोग उससे भी करते हैं, उनसे जाके भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो जो अपराधी तत्व नहीं थे, कोई उनके समर्थक होंगे। हमने जयंत सिंह से भी बात की थी, उन्होंने भी इस बात को इनकार किया कि वो भी इसके खिलाफ है, वो भी चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग नहीं हो। हमने कई, हमारे मित्र है जयंत सिन्हा जी, और कई अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं, तो वैसी बात नहीं है। और एक वो अच्छे सांसद है, पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कुछ गैप है, समन्वय का हम कमी है, तो इसको और कमीशन तो हमेशा चाहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी और अगर ऐसे लोग हौसला बढ़ाते रहेंगे तो इस तरह के वाकये रुकेंगे नहीं। मैं शलभमणि त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी, आज आखिर समाज हमारा जा कहां रहा है? ये हो क्या रहा है पूरे मुल्क में? आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, एमपी की बात कर लीजिए, राजस्थान और झारखंड, अब कहां की मिसाल लेंगे? डेली कोई ना कोई इस तरह की न्यूज आ जाती है। शलभमणि त्रिपाठी जी, समाज आखिर जा कहां रहा है? हम लोग आखिर जा कहां रहे हैं? अबू भाई, आपने एक बहुत ही विस्तृत विषय उठाया है, बहुत सारे सवाल भी यहां उठे, तो मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा मुझे वक्त मिलेगा अपनी बात रखने का। देखिए, मॉब लिंचिंग जो अपराध है वो एक बहुत ही घृणित अपराध है, बहुत ही घिनौना अपराध है, बहुत ही क्रूर अपराध है, और उसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मुझे कुछ कहने की बात बचती नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था मॉब लिंचर्स के बारे में, या जो लोग ऐसी घटनाओं में शामिल उनके बारे में क्या कहा था, ये मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता नहीं, आप सबको याद होगा। बस मुझे आपत्ति और पीड़ा एक बात पे अबू भाई, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया और ये कहा कि 2015 के बाद से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़नी शुरू हुई है, बढ़नी शुरू हुई। मैंने इस्तेमाल किया था कि बढ़नी शुरू हुई है, ये नहीं कहा कि उससे पहले नहीं हुई है। हाँ,
जी 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 बिल्कुल। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत निरपेक्ष भाव से अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अखलाक की लिंचिंग कब हुई थी? अखलाक की लिंचिंग इसी उत्तर प्रदेश में नोएडा में दादरी एक जगह है जहां पर अखलाक की लिंचिंग हुई। किसकी सरकार थी? श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आपने जो समय सीमा तय की उसके पहले की घटना है। मुजफ्फरनगर में जो दंगे शुरू हुए, वो जो दिन दो भाइयों को मारा गया, सचिन और गौरव, उनकी हत्या कब हुई? मॉब लिंचिंग कब हुई? आपको तारीख नहीं पता हो, मैं बता सकता हूं। 27 अगस्त 2013 की घटना है। थोड़ा और पीछे चले जाइए, 1984 में जो सिख दंगे हुए, आप अबू भाई उनको मॉब लिंचिंग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ कि पूरी की पूरी भीड़ आती थी और वहां पर आके उनको निकाल के मारती थी, बाप बेटे मारे जाते थे, आप उसको मॉब लिंचिंग मानते हैं कि नहीं मानते? तो तकलीफ ये होती है कि मॉब लिंचिंग एक घिनौना अपराध है। मुझे लगता है कि इस डिबेट में बैठे जो भी लोग हैं इस बात से इनकार नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल मॉब लिंचिंग ऐसा अपराध है कि जिसको जो 84 या 88 में जो हुआ, जो सिखों के साथ हुआ, घटनाओं को मैं बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं करता हूं। जो कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हुआ, बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं करता हूं। जो हुआ बहुत गलत हुआ, जाहिर सी बात है, वो भी एक मॉब लिंचिंग थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मौजूदा दौर में जो हो रहा है, इसे क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं आप? जी, लेट मी कंप्लीट। नहीं, बस मैंने क्या कहा? मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी से की और फिर कह रहा हूं कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मॉब लिंचिंग जैसे अपराध को घिनौनतम अपराधों में मानेंगे, सबसे क्रूरतम अपराधों में मानेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप इन घटनाओं को लेकर एक पेंट करना शुरू करते हैं, जैसे कि अबू भाई ने कहा कि 2015 के बाद, तो तकलीफ होती है कि 2015 के पहले अखलाक की घटना क्यों नहीं याद है आपको? गौरव और सचिन का मर्डर क्यों नहीं याद है आपको? सिख दंगों की घटनाएं क्यों नहीं याद है आपको? कश्मीरी पंडितों की घटनाएं क्यों नहीं याद है? सारी घटनाओं में लोग मरते हैं, इंसानियत मरती है और मारने वाले लोग अपराधी होते हैं, घृणित लोग होते हैं। तो ऐसी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर उन घटनाओं को लेकर कोई तस्वीर पेंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या झारखंड की आप बात कर रहे हैं? आप झारखंड के आंकड़े उठाकर देखिए, रघुवर प्रसाद जी की सरकार में जो आंकड़े हैं, वो लगातार इस तरह घटनाओं में कमी आई। और घटनाएं क्यों होती हैं? किसको नहीं पता कि वहां पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी बहुत ही शिक्षा से दूर है, सरकार में हुआ, कब हुआ, विश्वास करता है, शलभमणि त्रिपाठी जी, मैं तो किसी सरकार का सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा। आप कैसे जस्टिफाई? वो अगर अखिलेश यादव के दौर में हुआ तो गलत हुआ है। आपने एक इंसान मारा गया है, एक हिंदुस्तानी मारा गया है। अबू भाई, आपने 2015 की टाइमलाइन क्यों सेट की? नहीं, मैंने कहा 2015 के बाद बढ़े हैं इस तरह के वाकये। बता दीजिए, 2015 के बाद वाकये बढ़े हैं और ये रिकॉर्ड है। कैसे बढ़े हैं? कश्मीरी पंडितों की हत्या कब हुई? कश्मीरी पंडितों की हत्या क्या बहुत कमजोर घटना नहीं? कश्मीरी पंडितों की हत्या क्या छोटी घटना थी? क्या कम लोग मारे गए? क्या सिख दंगे कम लोग मारे गए? आप क्या अब जाके देखिए बिहार में जो दंगा हुआ, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। तहसीन पूनावाला इसका जवाब दे रहे हैं। दो सगे भाई अपनी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करते हुए मारे गए। ठीक है, मैं शलभमणि त्रिपाठी इसका जवाब ले लेता हूं। तहसीन पूनावाला, मैं त्रिपाठी जी को जवाब देना चाहता हूं। जो आंकड़े अबू भाई बता रहे हैं, ये आंकड़े अबू भाई के आंकड़े नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े। ये आंकड़े उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरे केस में पेश किए थे। ये आंकड़े है कि 2015 के बाद 90% का इजाफा हुआ है मॉब वायलेंस के केस में। अब आप दंगों की बात कर रहे हो, दंगों में और मॉब वायलेंस में फर्क है। हर दंगा मॉब वायलेंस है, बिल्कुल सही, लेकिन हर मॉब वायलेंस का केस दंगा नहीं होता। ये बेसिक फर्क है। इसी बेसिक फर्क को समझते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हुकूमत को, नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि मॉब वायलेंस पे आप कानून बनाइए। लेकिन आपको ये बेसिक फर्क अगर समझ में नहीं आता और आप राजनीति में हो, पॉलिटिक्स में हो और आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हो, तो इसके आगे मैं क्या कहूं आपको? आप खुद अपने होम मिनिस्ट्री के आंकड़े देख लीजिए, और अटॉर्नी जनरल ने पेश किए थे, मैंने पेश नहीं किए थे। शलभमणि, तुषार मेहता, इन्होंने पेश किए थे। ठीक है, शलभमणि जी जवाब देना। अच्छी बात है। तहसीन पूना नहीं, तहसीन भाई ने जो बात रखी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज इन्होंने एक याचिका की है जिसको लेकर ये मानते हैं कि एक्सपर्ट हैं। हो सकता है हमसे थोड़ी जानकारी इनकी ज्यादा हो, लेकिन मैं वही पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीरी पंडित अपने ही देश में मार के बाहर किए जा रहे थे, तो उस वक्त में क्या उसको मॉब लिंचिंग मानना गलत है? क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं थी? आप किसी एक घटना को अलग फ्रेम में कर दिए और कह दिए कि नहीं साहब वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। लोगों के घरों पर हमले होते थे, लोग मार के वहां से निकाल दिए जाते थे, और जब वहां से भगाए जाते थे तब उनसे पूछा जाता था कि कश्मीर की धरती पर आपने जो भी कमाया है वो भी आपको कश्मीर में छोड़कर जाना है, तो क्या उसको आप मॉब
मॉब लिंचिंग नहीं मानते, तो ये आपका चश्मा हो सकता है कि आप एक लाल रंग के चश्मा पहन लीजिए तो पूरी दुनिया आपको लाल दिखनी शुरू हो जाए, यह आपका चश्मा हो सकता है। बाकी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी सरकारें हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात भी बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि देश की संभवतः पहली सरकार होगी जिसने ये कहा है कि तत्काल एनएसए लगाइए। एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आप लगाइए, कहीं भी इस तरह की कोई घटना आती है, और सिर्फ घटना नहीं, अगर कोई अफवाह फैलाने का भी प्रयास करता है व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, बिल्कुल शलभ त्रिपाठी जो कश्मीर में हुआ वो गलत हुआ, जो 88-84 में हुआ वो भी गलत हुआ। यहां कोई उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा है शलभ त्रिपाठी जी। अगर मैंने 2015 कहा तो उसके आंकड़े हैं, जिस तरह से तहसीन पूनावाला ने कहा। मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं शलभ त्रिपाठी जी कि इंसानियत आज डर और खौफ के साए में है, परेशान है आज लोग भीड़ को देखकर। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के वाकये रुक क्यों नहीं रहे हैं, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए ये आपका एक व्यक्तिगत आकलन हो सकता है कि इंसानियत परेशान है और डर में है, खौफ में है। कुछ लोग हो सकता है डर में हो, खौफ में हो। ये उसी तरह से है जिस तरह लोगों ने पुरस्कार वापस किए। अचानक एक शब्द इजाद किया गया, असहिष्णुता। हम लोग की भी उम्र बहुत हो गई, देश को 70 साल हुए, आजाद हुए, ये असहिष्णुता का शब्द हमने कभी नहीं सुना। लेकिन 2014 में जब इस देश की जनता ने एक प्रचंड बहुमत के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो एक तबका जिसको लगता था कि लोकतंत्र पर उसकी बपौती है, वही लोगों को ट्रेंड सेट करता है। अपने आप को छद्म प्रबुद्ध वर्ग के तौर पर जो लोग मानते थे, उनको बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने असहिष्णुता का एक राग अलापना शुरू किया। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि बहुत से लोगों ने पुरस्कार वापस किए। अखलाक मारा गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसका भी इल्जाम प्रधानमंत्री जी के सर पर बढ़ा गया, तब जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो ये अपना अपना एक नजरिया हो सकता है, उस नजरिए को लेकर हमारी कोई चिंता नहीं है। हां, एक व्यक्ति के तौर पर, इंसानियत के तौर पर हमारी जवाबदेही। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक भी व्यक्ति का मरना, एक भी व्यक्ति की मौत, मॉब लिंचिंग सबसे घिनौना अपराध है और ऐसे लोगों से हम निपटने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई जा रही है। नदीम अहमद साहब, उसके बाद राजेश राय जी भी वेट कर रहे हैं। और राष्ट्रद्रोह की धारा इसलिए ताकि उनके खिलाफ फांसी की सजा हो सके। बिल्कुल शलभ जी, बात हो गई। मैं नदीम साहब सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि चाहे वो शलभ त्रिपाठी हो, चाहे तहसीन पूनावाला जी हो या गुरविंदर जी जिस तरह से बात करते, सबने कहा कि मॉब लिंचिंग जो इसे कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि आखिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहां है, हमारी सरकारें कहां हैं, लगातार इस तरह के वाकये क्यों हो रहे हैं, या इस तरह के वाकयों पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? नदीम साहब देखिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन मॉब की साइकोलॉजी काम कर रही है, जो इस तरह की चीज़ों को, हुड़दंगों को करना आजकल बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और ना जाने कहाँ से मोटिवेट हो रही है। मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जो कुछ पीछे हुआ उसकी हमने कभी उस तरीके से मजम्मत नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। अभी शलभ मणि जी 1984 की बात कर रहे थे या मुजफ्फरनगर कांड की बात कर रहे थे। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था वो गैर इंसानी था और वो नहीं होना चाहिए था, और उसे कोई भी सभ्य समाज में रहने वाला आदमी, जी शऊर आदमी सही नहीं बता सकता। लेकिन ये लगातार जो इजाफा हो रहा है, इसके पीछे कौन शरपसंद अनासर हैं और उनका क्या मकसद है? देखिए, वजीर आजम तो बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, वो हिमायत में भी हैं और वो इसे नापसंद करते हैं। वो मुसलमानों की हिमायत में है वजीर आजम साहब, और मुसलमान जो ममालिक हैं वो भी उन्हें उसका बदल दे रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी दुबई में और सऊदी अरब में कुछ ही अरसा गुजरा है, कुछ ही वक्त गुजरा है, उन्हें सबसे बड़ा वहाँ का नागरिक सम्मान भी दिया गया। तो ये कुछ शरपसंद अनासिर हैं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों कर रहे हैं और इस पर कदगन लगाना निहायत जरूरी है। सवाल तो नदीम साहब देखिए जब भी उठता है, ऐसा नहीं है कि वजीर आजम साहब ने इसकी मजम्मत की है। वजीर आजम साहब ने खुद इस पर मायूसी जाहिर की, उन्होंने खुद कहा कि इस तरह के वाकयात से मुल्क बदनाम होता है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने बात कही, यही बात अभी मोहन भागवत जी ने यही बात कही। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि तमाम वाकयों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन और सख्ती के बाद भी ये वाकये क्यों नहीं रुक रहे हैं? ठीक है, लग रहा है नदीम जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं राजेश राय जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा रहे हैं, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि एक मॉब आता है और लोगों को मार के चला जाता है, मर्डर हो जाते हैं, सरेआम मार दिया जाता है। अब सवाल पुलिस के रोल पर भी एक तरह से उठने लगे हैं, पुलिस का जो रोल है उस पर भी एक तरह से सवाल उठने लगे हैं। क्या नाकाम है जो हमारा इंतजामिया है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस तरह के वाकयात को रोक नहीं पा रहा है?
नहीं, नाकामी इसको हम इस रूप में नहीं कहेंगे। आप एक चीज देखिए, लोग इतने अधीर हो गए हैं और जो लोगों में हुड़दंगई का भाव है, आप ये देखिए, आप सड़क पे चले जा रहे हैं और अगर मोटरसाइकिल और साइकिल का एक्सीडेंट हो और साइकिल वाले को चोट लग जाए तो वहां पे कहीं भी अगर किसी बाजार में, एक तो सारे हिंदुस्तान में लोग, आधी जनता तो सड़क पे रहती है, और अगर कहीं पर जरा से खटर पटर हो जाए तो 200 आदमी इकट्ठा हो जाएगा वहां पे फट से, और इकट्ठा होने के बाद वो देखता है कि चाहे गलती साइकिल वाले की रही हो लेकिन मोटरसाइकिल वाले को पीटना शुरू कर देगा। अगर मोटरसाइकिल और अगर कार में एक्सीडेंट हो जाए तो चाहे गलती भले ही मोटरसाइकिल वाला सामने आ गया हो लेकिन कार वाले को पीटना पाटना, और यहां तक कि ऐसे मामले में जब कहीं जाम लग जाता है तो उस जाम में जो लोग पीछे लोग आ रहे हैं, जाम में फंस गए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, यहां तक कि वो लोग भी विक्टिम हो जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी साइकोलॉजी काम करती है कि जो उस भीड़ का हिस्सा है उन्हें ये एहसास है कि हम इस भीड़ में हैं, हमें कोई जानता नहीं है और हमारा नाम कहीं से नहीं आएगा। उसकी जो एनोनिमिटी है, उसमें भीड़ में जो उनकी पहचान छुप जाती है, उस पहचान छिप जाने के बाद जो उनके अंदर की दरिंदगी है, जो दरिंदगी वाला भाव और राक्षस का भाव, वहां पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि अच्छे खासे भले लोग जो आमतौर पर किसी को झापड़ भी नहीं मारेंगे, उस तहस में, जोश में वहां पर खड़े आकर के वहां भीड़ में, अरे इसने गड़बड़ किया, इसको मारो, दो झापड़ इसने मार दिया, दो झापड़ उसने मार दिया। लेकिन और वो फायदा एनोनिमिटी का और उस जोश का, इस भीड़ का क्या जवाब साफ कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या इस भीड़ का कोई जवाब नहीं है? है इसका जवाब है, और इसका जवाब उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इसका जवाब दिया गया। जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई उनको लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, सीसीटीवी कैमरों से आइडेंटिफाई किया गया, उनकी नामजदगी की गई, नामजदगी करके उनको घेर घेर के गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कड़े कानूनों में कार्रवाई की गई। जैसे शलभ मणि जी ने कहा कि एनएसए तक लगाने की बात हुई, और उस वजह से जो बीच में एक बार थोड़ा सा एक ऐसा हुआ था कि 2-4-6 केसेस ऐसे हुए, लेकिन जब एक बार सख्ती से कार्रवाई हुई, इस बात के लिए डीजीपी साहब ने खुद सभी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी एसपी को, सभी को निर्देश दिया कि जहां इस तरह घटना होती है, अगर एक बार घटना के समय पुलिस नहीं भी पहुंच पाई तो घटना के बाद जितने लोग इन्वॉल्व हैं, आज की तारीख में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आइडेंटिफाई करके, पहचान करके, जो लोग उस एनोनिमिटी का फायदा उठा करके यहां पर हाथ साफ करना चाह रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, उन लोगों को पहचान करके उनको दे शुड बी ब्रॉट टू बुक्स। और जब उनको लीगल दायरे में लाया गया, कानूनी कार्रवाई हुई, 50 लोग, 40 लोग जब नामजद होकर जेल गए तो उसका असर पड़ा है। तहसीन जी, मैं गुरविंदर जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। तहसीन जी, देखिए राजेश जी बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, पुलिस में थे, सर्विस में थे, एक्सपीरियंस से अनुभव है, मैं बहुत उनका आदर करता हूँ। लेकिन देखिए आप ये पहलू खान वाला केस देखिए, सीसीटीवी फुटेज थी, आइडेंटिफाई किया गया था। पहलू खान ने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डाइंग डिक्लेरेशन को आपको मानना होगा, उसमें उन लोगों का नाम दिया। वो तो राजस्थान से नहीं था, वो तो बेचारा हरियाणा से था जिन्होंने उसे मारा। उसके बावजूद पुलिस ने केस बिगाड़ा। देखिए 100 बात की एक बात, ये तभी सॉल्व हो सकता है जब कोई मुख्यमंत्री इसे पर्सनली सॉल्व करे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, वजीर आला ने आदेश दिया, इससे नहीं होगा। कानून का निजाम होना चाहिए, कानून शुड वर्क, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस पर काम होना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री बड़ा बन गया ये कह के इस तरह से कानून लगाओ, कोई प्रधानमंत्री जी बने, इससे नहीं होगा। कानून का निजाम लागू होना चाहिए। और कानून का निजाम क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसके लिए सख्त कानून बनाए। कानून क्यों नहीं बन रहा है? राजस्थान जैसे सूबे ने कानून बनाया, उसमें प्रेसिडेंट वजीर दाखिला कह रहे कि वो हस्तक्षेप ना करे, इसका जवाब दीजिए। मैंने जिन घटनाओं की बात की, मैंने उत्तर प्रदेश की बात की। यहां पर जो जिस तरीके से उसको डील किया जा रहा है, जिस तरीके से सख्ती से किया जा रहा है, मैंने उसकी बात की। वो बात आप सही, कहीं पर हो सकता है डेविएशन हो, कहीं पर न किया गया हो, मैं उससे इनकार नहीं है, डील आदमी निर्भर नहीं हो सकता, डील सिस्टम निर्भर होना चाहिए। मैंने अपने प्रदेश में देखा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं गुरविंदर जी, मैं शलभ मणि जी आ रहा हूं, उससे पहले गुरविंदर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तुम्हें निर्भर करता है। ठीक है, जहां पर जिस तरह से मजबूत होगा, जहां पर नेतृत्व ऐसा होगा, बाद यूपी में राजेश राय जी कर रहे थे, आखिर झारखंड में इस तरह की सख्ती क्यों नहीं है? फास्ट ट्रैक कोर्ट पे आपने जरूर फैसले कर दिए, मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट तक गए, लेकिन लोगों में वो डर नहीं दिख रहा है। मैं दूसरा विषय रखना चाहता हूं अब्बू जी, मेरे सीने में भी दर्द है। त्रिपाठी जी ने
जो बात कही है 84 के जो सिख दंगे हुए हैं, ये आजाद भारत के सबसे ज्यादा बड़ा दंगा था और ये पूरे एक स्टेट में नहीं पूरे देश भर में सुनिश्चित ढंग से हुआ है। और तत्कालिक सरकार के लोग थे, वो लोग पढ़े लिखे थे, वो वहाँ के राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के लोग थे। आज भी प्रश्न चिन्ह उठता है माननीय कमलनाथ जी के पास। तो ये विषय नहीं होता है, ये असामाजिक तत्व होते हैं। लेकिन जो सिखों के साथ हुआ है वो तो तत्कालिक सरकार के लोग घूम घूम के करा रहे थे। और राष्ट्रीय पार्टी जो वही कह रहा हूं कि ये पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है किसी के साथ भी हो, उस विषय ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मसला है। ठीक है गुरविंदर जी, मैं वही कह रहा हूं कि इंसानियत से जुड़ा हुआ मसला है और इस दर्द को आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। फिर इस तरह के वाकयात रुक क्यों नहीं रहे हैं गुरविंदर जी? साक्ष्य मिटाया सरकार के लोगों ने, वो प्रूफ साक्ष्य मिटा के आज भी लोग घूम रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह के वाकये रुक क्यों नहीं रहे हैं? इंसानियत तबाह हो रही है। मैं तो बोलता हूं ये इंसानियत मानवता के खिलाफ है। लेकिन पढ़े लिखे लोग जब करते हैं उसके लिए क्या होगा? जो राष्ट्रीय पार्टी देश की पुरानी पार्टी है, तत्कालीन सरकार में लोग रहते हैं। ठीक है, शलम त्रिपाठी, यहाँ पार्टी अलग है, लेकिन ये तो आप लोग भी करने लगे ना। शलम मनी जी, मैं नदीम से बात कर रहा है। शलम मनी जी, जी जी जी, देखिए अबू भाई, मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा। अभी हमारे भाई तहसीन ने कहा, पहलू खान का विषय उठाया, तो पहलू खान की जहां पे घटना हुई है और जहां पर वो केस जो छूटा है, वहां पर कौन लोग हैं? वही लोग हैं पहलू खान की मौत को लेकर जिन लोगों की सरकार में वो आरोपी छूटे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने 1984 के बाद ये कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या आप किसी जिम्मेदार दल के, किसी जिम्मेदार नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद कर सकते हैं? आपने तो 2015 की एक टाइमलाइन सेट कर दी, इसके बावजूद कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसा अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मार दो। एक तरफ वो प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि अगर आपको किसी को गोली मारनी है तो आप मेरे सीने पर गोली मार दीजिए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि इतने बेकसूर मारे गए। लेकिन क्या देश में कभी इस पर चर्चा हुई? क्या कभी देश में इसको लेकर हुआ कि नहीं साहब बहुत गलत हुआ? दूसरी बात कि अगर आप देखिएगा जो जिस तरह के लोगों की मानसिकता है, यही उत्तर प्रदेश में घटना हुई। डेनमार्क के एक बहुत छोटे से अखबार में एक कार्टून छप गया। वो कार्टून क्यों छपा, किन वजहों से छपा, किसी को नहीं पता। न लखनऊ में वो डेनमार्क का कार्टून देखा गया, लेकिन डेनमार्क के कार्टून के प्रतिक्रिया स्वरूप यहां लखनऊ की सड़कों पर खून से सड़कें लाल कर दी गई, महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति तोड़ दी गई, जैन भगवान की मूर्ति तोड़ दी गई, सड़क पर जो लोग दिखे उनको मारा गया, सड़क पर जो लोग भी नजर आए बुजुर्ग को पीटा गया। क्योंकि डेनमार्क के एक छोटे से अखबार में, जो डेनमार्क का अखबार हिंदुस्तान में आता भी नहीं है, उस अखबार को लेकर एक घटना हो गई। तो निश्चित तौर पर इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के एक जिले में घटना हुई, मॉब लिंचिंग से जुड़ी हुई, और जब सरकार के सामने ये बात आई कि वो आरोपी जो है वो जमानत का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उसमें धारा 124 जोड़ो। मुझे लगता है राय साहब और बेहतर बताएंगे धारा 124 के बारे में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, धारा 124 जोड़ो ताकि उनको जमानत न मिले। धारा 124 जो मेरी जानकारी है कि वो राजद्रोह की धारा होती है, मतलब कि आपने देश से गद्दारी की है, वो धारा होती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वो काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। सरकारें बिल्कुल इस तरह से एक तरह से मुस्तैद हैं, चाको चौबंद है, फिर इस तरह के वाकये क्यों नहीं रुक रहे? और सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इस तरह के वाकयात पर ब्रेक कैसे लगेगा? जो शरपसंद है वो आखिर सलाखों के पीछे कब जाएंगे? छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, कॉमर्शियल ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इन्हीं इश्यूज पर हम बात करते हैं कि इस नफरत की जो लहर है आखिर थमेगी कैसे, छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं कि आखिर हुजूमी तशद्दुद या मॉब लिंचिंग से समाज को निजात कैसे मिलेगी और जो शरपसंद है उन पे आखिर ब्रेक कैसे लगेगा। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं कि लगातार नफरत की लहर मुल्क में बढ़ती चली जा रही है और लोगों में एक डर और खौफ भी देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और खास मेहमान अखलाक अहमद साहब, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी जुड़ गए, डिबेट का हिस्सा है। अखलाक अहमद साहब, आपका भी न्यूज 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। अखलाक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, आप थोड़ा लेट हो गए हैं। अखलाक साहब, मैंने देखा कि बीजेपी की जिन जिन रियासतों में सरकार है, चाहे झारखंड हो चाहे दूसरी जो रियासतें जहां पर इस तरह के वाकयात, मॉब लिंचिंग के वाकयात होते हैं, तो वहां पर कांग्रेस और अपोजिशन बिल्कुल हल्ला बोलता है और बहुत आवाजें उठाता है। लेकिन मुझे यह बताइए
चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर कांग्रेस की सरकार है और लगातार इस तरह के वाक्य हो रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में 2 दलित बच्चों को सिर्फ इस वजह से मारा पीटा गया क्योंकि वो खुले में शौच कर रहे थे। समाज कहां जा रहा है अखलाक साहब, और आपकी सरकार आखिर क्या कर रही है? देखिए अबू भाई, पिछले 6 साल से आप देखिए, आपने देखा होगा और आप बाखूबी जानते हैं जिस तरह से दलित और माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया है, चाहे वो झारखंड का मसला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में खुले में शौच करना। ये दर्शाता है कि इनका जो वादा है शौच बनाने का, वो हवाई है। वो लोग एक की उम्र 12 साल की और एक बच्चे की उम्र 10 साल की, उसको लाठी और डंडों से पीट पीट कर मार दिया जाता है। कहां है इनका जो स्टेट, जो सेंट्रल में बैठे हैं लोग, उनसे जब ये कहा गया, अभी मेरे को पैनलिस्ट ने लास्ट डिबेट में बताया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है, वहां बीजेपी को आप क्यों जिम्मेदार बहुत सख्त है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान ने मिसाल पेश की है इस पर कानून बनाकर। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो देखी जा रही है और इस पे संज्ञान लिया जा रहा है। दूसरा मसला यह है नहीं, अखलाक साहब देखिए, अगर इस तरह के वाक्य हो रहे हैं तो कानून आपका फेल है, निंदनीय है। आप कोई सा कदम उठाइए, फेल है। 2 दलितों को मार दिया गया खुलेआम पूरे देश में। पूरे देश में क्या दावे कर रहे हैं अखलाक अहमद साहब? आपकी सरकार झारखंड में जिस तरह के वाकये हो रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में, देखिए पूरे देश में जो सेंट्रल में सरकार बैठी है, जिसकी करनी और कथनी में फर्क है। आज खुद ही स्वयं जो है मोहन भागवत जी कहते हैं कि स्वयं सेवक का कोई आदमी इसमें पाया गया तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते थे कि इन्हें मत मारो मुझे मारो, आपने देखा होगा उनका स्टेटमेंट। और जब एक तहसीन भाई ने एक केस लड़ रहे थे तो उन्होंने एक लिस्ट के लिए ये मासूका कानून को पेशकश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से उसकी सराहना भी की थी। क्यों नहीं देश में ऐसा कानून बनाते जैसे हमने राजस्थान में कानून बनाया है? और मध्य प्रदेश की घटना बहुत ही निंदनीय है। वो घटना एक चीज मैं आपसे यहां पर जरूर समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 2 दलितों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो खुले में शौच कर रहे थे। सवाल यहां पर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार फेल नहीं, बिल्कुल ये उसका फेल्योर है कांग्रेस की सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का, लेकिन एक फेल्योर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो दावे मरकजी हुकूमत सरकार करती है कि हमारा जो मुल्क है वो शौच से एक तरफ फ्री हो गया है, खुले में अब कोई नहीं जा रहा है, उस दावे की कलाई खुलती है शलभ मणि त्रिपाठी जी। देखिए उस दावे को लेकर वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने 70 सालों तक जो किया, उसके चलते हिंदुस्तान में एक फिल्म बनी टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो जिन्होंने कागजों पर शौचालय बनाए, जब आज शौचालय की बात उठाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए आप हमको इस लायक तो पा रहे हैं कि हम शौचालय बना रहे हैं और 100% बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए मध्य प्रदेश की जो घटना बहुत ही दुखद है, 2 छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती, उसके बावजूद ये कहते कि नहीं साहब केंद्र की सरकार, तो आप ये क्यों बता रहे हैं कि राजस्थान में आपकी सरकार ने कानून बना दिया? अगर राजस्थान में आपकी सरकार कानून बना के रोक रही है तो आपने मध्य प्रदेश में कानून क्यों नहीं बनाया? हमें तो कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको धाराएं बता रहा हूं, यार राय साहब बैठे आपको बताएंगे। धारा 147, 148, 149, बलवा 302, 307, दफा 34, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, और उस पर से 124 जो कि राष्ट्रद्रोह है और एनएसए जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उत्तर प्रदेश में यह लागू किया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। आप मध्य प्रदेश में 2 दलित मासूम बच्चों को मरने से नहीं बचा पाए और आप बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। आपके नेता कहते थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, आप बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। कश्मीरी पंडित मार के भगा दीजिए, कश्मीरी पंडितों की मौत हुई, आप बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। और 1984 में क्या किया आपने? 1984 में क्या किया आपने? सिखों के साथ क्या किया 1984 में? सिखों के साथ क्या किया 1984 में आपने? आपके जो नेता थे वो आगे मॉब को लीड कर रहे थे और बेगुनाह मारे जा रहे थे। सिखों की पगड़ी में बुलंदशहर की घटना निंदनीय है कि जब वो लोग हत्यारे छूट कर आते हैं, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होता है। और
कच्छाधारी विचार के लोग उनका स्वागत करते हैं, जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, अखलाक साहब बात हो गई, शलम अली बात हो गई, शलम अली बात हो गई, बात हो गई, नहीं बात हो गई। देखिए अब डिबेट का टाइम कम बचा, मैं सबके पास जाना चाह रहा हूं। बात हो गई शलम अली, अखलाक अहमद बात हो गई, खामोश हो जाइए, अब खामोश हो जाइए, बात हो गई, बात हो गई। मैं तहसीन आपके पास आना चाहूंगा, तहसीन पूनावाला, अभी शलम अली त्रिपाठी ने बहुत सी धाराएं गिनाई और जाहिर सी बात है कि मॉब लिंचिंग के लिए या भीड़ तंत्र के लिए पहले से बहुत सख्त कानून है, लेकिन इस तरह के वाकये रुक नहीं रहे हैं। क्या वाकई में हमारे कानून का जो अपर हैंड है या जो बालादस्ती है, क्या वो कहीं पर नजर नहीं आती है? अबू भाई, इसका सोल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कानून नहीं बनेगा। जब भी हम मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, जो एक स्पेसिफिक क्राइम है, त्रिपाठी भाई दंगों की बात करते हैं। दंगों में और मॉब लिंचिंग में, दंगे भी मॉब लिंचिंग है, लेकिन सब दंगे मॉब लिंचिंग मॉब लिंचिंग दंगे नहीं होते। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अमेरिका में जब मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने की बात आई, उनके सेनेट ने 100 साल तक इस बात को टाला। 2005 में अमेरिकन सेनेट ने वहां के लोगों से माफी मांगी कि हमने कानून नहीं बनाया और इसको दंगों के साथ हमने जोड़ा। दंगों में और मॉब लिंचिंग में फर्क है, पहली बात। दूसरी बात, सारी धाराएं उन्होंने आपको गिना दी। ये सारी धाराओं के बावजूद उनके सूबे उत्तर प्रदेश में जब एक इंस्पेक्टर जो ड्यूटी पर था, ड्यूटी पर उसकी मॉब लिंचिंग होती है, सुबोध नाम के इंस्पेक्टर की, उन मॉब लिंचर्स का स्वागत क्यों किया गया? किस तरह से स्वागत किया गया? कहां से स्वागत किया गया? तीसरी बात, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। तीसरी बात, अपनी बात, जिन लोगों ने अखलाक का कत्ल किया, महेश शर्मा जो यूनियन मिनिस्टर है, उत्तर प्रदेश से आते, उन पर तिरंगा क्यों लपेटा, उस पर क्या कार्रवाई? और मैं अपनी बात इस बात से खत्म करता हूं। देखिए, अगर आप कहते हो कि हर सूबे को प्लीज सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं जी, कंटिन्यू कीजिए तहसीन। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हर सूबे को अपना कानून बनाने का अधिकार है। राजस्थान ने कानून बनाया, मासूका से प्रेरणा लेकर बनाया, मैं उसमें इन्वॉल्व था। आज उस कानून को राष्ट्रपति क्यों साइन नहीं कर रहे? क्यों अमित शाह जी कहते कि अलग कानून की जरूरत नहीं? क्या अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज्ञान है कानून का? आप इसका जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको काय कानून बनाए? अमित शाह जी कहते हम नहीं बनाएंगे। मैं शलम अली से जवाब ले लेता हूं, फिर गुरविंदर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, राजेश जी और नदीम भी वेट कर रहे हैं जी। शलम अली त्रिपाठी जी, इसका जवाब दे दीजिए। पुलिस वाले भी महफूज नहीं है। सुबोध कुमार का जो वाकया वो सबके सामने है। देखिए अबू भाई, बिल्कुल तहसीन भाई ने जो बात रखी, तहसीन भाई की जानकारी बहुत दुरुस्त है। लेकिन होता क्या, मैंने जो बात कही ना कि ये पेंट करते हैं, क्या इनको प्रतापगढ़ में जो कुंडा में हुआ था वो इनको याद नहीं है? डिप्टी एसपी जियाउल हक को पीट के मार दिया गया, किसकी सरकार थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? लेकिन उसका जिक्र नहीं करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि ये मॉब लिंचिंग 2014 के बाद मैं रोकना चाहूंगा, 2014 के बाद 200 से ज्यादा लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। 2012 से 13 में एक लिंचिंग की घटना। अरे सुनिए अखलाक साहब, अरे भाई आपने 1984 का जवाब दे दिया, पहले उसके बाद आइएगा। 1984 का जवाब दे लीजिए, फिर आइएगा। अरे 1984 का जवाब दे लीजिए, आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। 2014 के बाद टाइटलर कौन थे? जगदीश टाइटलर कौन थे? उसका जवाब दे दीजिए। कमलनाथ जी कौन है? उसका जवाब दे दीजिए। जगदीश टाइटलर को कैसे सम्मान देते हैं? उसका जवाब दे दीजिए। राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। आप किस मुंह से जाते हो जनता के बीच में? आपने तो सिखों को परवाया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारा, बहनों के साथ बलात्कार किया, उनके केस काट लिए, सिखों की पगड़ियों में आग लगा दी, उनके गले में टायर पहना दिए। जगदीश टाइटलर ने, आपके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, आप ये बताइए, राजीव गांधी जी ने उसका समर्थन किया। योगेश राज को कोर्ट ने, सज्जन कुमार कौन थे बताइए? सज्जन कुमार कौन थे? जगदीश टाइटलर कौन थे? कमलनाथ कौन है? जवाब दें। राजीव गांधी कौन है जिन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? या जो अपोजिशन सिखों के गले में टायर पहनाते थे आप लोग, छोटे छोटे नन्हे सिख बच्चों को मारते थे आप लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। मैं गुरविंदर जी आपके पास आना चाह रहा हूं, ठीक है, बात हो गई, बिहार में धरना कराए, ठीक है, बात हो गई। गुरविंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, शलम की बात हो गई, शलम मनी जी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया, अखलाक बात हो गई, अखलाक अहमद साहब बात हो गई, ठीक है, बात हो गई। गुरविंदर जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि सरकार जो है वो इस तरह के वाकये को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज सिर्फ कागजों तक होती है।
और कहीं नजर नहीं आता है गुरविंदर जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी आपने जो झारखंड की बात देखी है, अगर पहले इंसुलेशन में 302 लगा, फिर उसके बाद जो डॉक्टर की रिपोर्ट में 304, फिर मेडिकल बोर्ड बैठा तो 302 लगा। तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून को काम करने में कहीं दिक्कत नहीं, स्वतंत्र नहीं है। हम लोगों को भी चाहिए। फिर इस तरह के वाक्य क्यों नहीं रोक रहे गुरविंदर जी? मेरा शुरू से यही सवाल है कि जब कानून काम कर रहा है, आप लोग काम कर रहे हैं, फिर रोक क्यों नहीं रहे इस तरह के वाक्य? इस पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? मैं आपको बताता हूँ, सरकारें ब्रेक लगा रही है, सब कुछ है। भीड़ तंत्र को भी, हम लोगों को भी कुछ नागरिक की जिम्मेवारी भी होनी चाहिए कि हम नागरिक भी भीड़ तंत्र का विरोध करें, चाहे वो किसी भी समुदाय को हो। कानून को सहयोग करना, प्रशासन को सहयोग करना है। और इसमें नहीं तो जब आगे आएंगे, गुरविंदर जी जब जिन नागरिकों की आप बात कर रहे हैं, जब जयंत सिन्हा जैसे लोग उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, जो लोग एक्यूज्ड हैं, तो बताइए फिर नागरिक कहां मानेंगे? उन्हें तो हौसला मिल जाएगा। तिरंगा पहनाकर शर्म नहीं आती पर भी बोल दीजिए। नहीं, आपसे तो ईमानदारी मैंने तो मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया, राजस्थान का भी जिक्र किया। मैं किसी शलभ मनीष त्रिपाठी जी, मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। देखिए मध्य प्रदेश में जो हुआ, मैंने कमलनाथ सरकार को भी कहा, राजस्थान में जो हुआ मैंने अशोक गहलोत की सरकार को भी कहा। मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ये जहन से निकाल दीजिए। राजीव गांधी जी ने क्या कहा कुर्बान हुए हैं। ठीक है, पहुंचा दिया। ठीक है, अखलाक में आ रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। अखलाक सुन लीजिए, मैंने बहुत टाइम दिया है, जवाब सुन लीजिए। अखलाक अहमद साहब सुन लीजिए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए। तहसीन, क्योंकि तहसीन को जाना, मैं उनसे एक कमेंट और ले लेता हूं। तहसीन, अब इस तरह के मसलों से आखिर निपटा कैसे जाएगा? कैसे निजात मिलेगी इस तरह के मसलों से? तहसीन पुनावाला। और कोई रास्ता नहीं। दो चीज देखिए, बार बार बताया जाता है 84 में गलत हुआ, 2002 में गलत हुआ, पंडितों के साथ गलत हुआ, सारा चीज गलत हुआ। क्या उसका मतलब है क्योंकि वहां पर गलत हुआ 2019 में उसको दोहराया जाएगा या 2018 में दोहराया जाएगा? इसका जवाब ये नहीं कि वजीर आजम बोले उन्हें गोली मत मारो मुझे मारो। इसका जवाब ये है कि जो गोली मारता है उस पर आप तिरंगा नहीं लपेटो, जो हार पहनाता है उसे आप टिकट ना दो। वजीर आजम ने कहा था कि ये सब गोरख धंधा करते, इनकी लिस्ट बननी चाहिए। 2015 में कहा था, लिस्ट कहाँ है? आज तक कोई लिस्ट नहीं बनी। क्या वजीर आजम जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते, क्या उनकी बात को हम इतना हल्का समझे? वजीर आजम जो बार बार सुप्रीम कोर्ट की इतनी तारीफ करते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे? तो आप सारी चीजें छोड़ दीजिए। राजस्थान ने कानून बनाया, उसे साइन कीजिए। सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप सेंट्रल कानून बनाइए। आप क्यों नहीं करते? आप कहते एक चीज क्यों, करते एक चीज क्यों? इसका आप जवाब दीजिए और कानून बनाए। इससे आपको राहत जरूर मिलेगी। जैसे SC/ST का कानून बना, जैसे पॉस्को का कानून बना, वैसे आप इसका कानून आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, मैं राजेश राजी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी, बार बार कानून की बात होती है कि सख्त कानून बनाइए तो मसला हल होगा, लेकिन हमने देखा कई स्टेट में तो सख्त कानून बने, चाहे आप यूपी की बात कर लीजिए, जिस तरह से शलभ मनीष त्रिपाठी जब बात करते हैं, राजस्थान में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, झारखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट पे किए जा रहे हैं, लेकिन वाकई ये रुक नहीं रहे हैं। ये अफसोस की बात है। देखिए, जहां तक एक बात अभी तहसीन जी कह रहे थे, कानून बन जाए तो सब रुक जाएगा। कानून की जो धाराएं अभी भी जो IPC, अभी आप ये देखिए SC/ST एक्ट बना हुआ है, दहेज प्रताड़ना का एक्ट बना हुआ है, पॉस्को बना हुआ है। क्या केवल कानून बन जाने से अपराध कम हो गया या रुक गया या बंद हो गया? 302 में फांसी की सजा है और फांसी की सजा लोगों को मिलती भी है, आजीवन कारावास तो खूब मिलती है। क्या उसकी वजह से हत्याएं रुक गई? केवल एक्ट बनाने से और इन चीजों को कर देने से नहीं रुक जाएगी मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के लिए जो पर्याप्त, जैसे भी अभी शलभ जी कह रहे थे कि ये जो जितनी धाराएं उन्होंने बताई, 147, 148, 149, 302, 307, 7th क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, NSA, ये इनसे बड़ी धाराएं कोई अलग से मॉब लिंचिंग के लिए नहीं बनेगी। मॉब लिंचिंग में भी अगर होगा, अगर कोई किसी की मृत्यु होगी तो 302 ही लगेगा, अगर कोई घायल है, मरणासन है तो 307 ही लगेगा। बात यह है कि जो इन धाराओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब उसकी जो है प्रदेश सरकार के मुखिया की, वहां के पुलिस प्रशासन की जब नियत और उनका इरादा इस बात के लिए होगा कि जो ऐसा करेगा कर देगा, ठीक है, क्राइम तो होगा, नहीं रोक सकता, कई बार हर जगह पुलिस नहीं रहती है, लेकिन अगर हो गया
तो जिन्होंने किया है उनकी हम ऐसी तैसी कर देंगे, उनको हम कानूनी तौर पर उनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शे नहीं उनके घर जाएंगे, परिवार बख्शे वाले नहीं जाएंगे जिंदगी ऐसे भर लोग, बिल्कुल। पैरवी ही करते रहेंगे। जब इस भाव से बख्शे नहीं जाएंगे, जब इस भाव से कार्रवाई होगी तो असर उसका होता है। हमने तो देखा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर एकाएक बड़ी लगा अच्छी बात जैसे राजेश घटनाएं शाही हुई, ने कही, लेकिन जब राजेश शाही ने कहा तो कि सरकार की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कार्रवाई करेगी। और जहां पर चाहे झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की या राजस्थान की, जहां की भी हम बात करें, जिस भी रियासत की जहां पर इस तरह के वाकये लगातार हो रहे हैं, कुछ ना कुछ सरकारों की नीयत पर भी सवाल उठते हैं। डॉक्टर नदीम। जी हाँ, देखिए, जब तक विल पावर आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक आप किसी भी कानून को नहीं बनवा सकते हैं और उस कानून का फायदा नहीं उठा सकते हैं या उससे वो काम नहीं ले सकते हैं जिसके लिए वो कानून बनाया गया। सर, यहाँ पर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हम लोगों को सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा और हम लोग जो है ऐसे लोगों का तिरस्कार करें जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, इसमें मुलव्विस होते हैं। और हमारा समाज तो अहिंसा परमो धर्म वाला समाज था, ये बिल्कुल बिगड़ रहा है सर, सब कुछ खराब हो रहा है, दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हो रही है और हमें इस तरीके के इकदामात भी बिल्कुल उस तरीके से करने चाहिए, इसे जंगी पैमाने पर करना चाहिए। ये तो इंसानियत के खिलाफ है सारी की सारी चीजें। और पहले जो कुछ हो गया था और अब जो कुछ हो रहा है उसका हम मवाजना करें और उसे यूं कहें कि पहले ऐसा हो गया था इसलिए सब हो रहा है, ये भी सरासर गलत है। सर, ये देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं, हमें यहाँ पर रहना है, मिलजुल कर रहना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मेल मिलाप और आपसी भाईचारे को हमें बनाकर रखना पड़ेगा, तभी ये देश आगे चलेगा। नहीं तो मैं अखलाक अहमद आपके यहाँ आपके पास आना चाह रहा। अखलाक साहब, हमेशा कांग्रेस इस तरह के इश्यूज पर बात करती है, लेकिन कभी मॉब लिंचिंग के इस इश्यू को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं उतरती है? अगर इतना ही दर्द है इंसानियत को लेकर, समाज को लेकर। मैं आपकी बात से देखिए, राजस्थान में कानून बनाया है, एक पहल लाए हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इतने कड़े निर्देश होने के बाद मेरे पास कुछ तस्दीरें हैं। अभी एक्स पुलिस ऑफिसर साहब बता रहे थे कि 302 लगनी चाहिए, और जब तबरेज का मसला आया तो उसको 304 में कार्तिक एसएसपी सराय केला से वो कहते हैं कि 304 और 302 में कोई फर्क नहीं है। कितना निंदनीय स्टेटमेंट है। और वहां झारखंड में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए, अभी 2 मासूम बच्चों को, और उसके अलावा जो है बुलंदशहर की घटना, झारखंड में मांस बेचने के चक्कर में, ये ट्यूसडे की घटना है। हर दिन घटनाएं हो रही हैं। सवाल तो यही, फिर जहां भी हो क्यों रही नहीं चल रहे है हैं? वो निंदनीय है। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट या हंगामा क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस, अगर ये इतना ही बड़ा जुर्म है? खुद उस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे मैं गया, तबरेज के प्रोटेस्ट में, और सारे, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये तो बना दिया गया है। ठीक है, ठीक है, शलमणि त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। और मुसलमान, ठीक है, शलमणि त्रिपाठी जी, सरकार की नियतों पर भी देखिए सवाल उठते हैं और बार बार शलमणि त्रिपाठी जी जवाब दोहरा रहे हैं। 84 है कश्मीरी पंडितों का मामला, जाहिर सी बात है कि बहुत नुकसान हो चुका है। मैं ये चाहता हूं कि अब समाज ना बटे, अब और नुकसान ना हो, दोबारा 84 जैसे हालात ना बने। अबू भाई, देखिए, डिबेट जब शुरू हुई थी तभी से हमने कहा कि ये घिनौना सबसे क्रूरतम अपराधों में से, सबसे घटिया अपराधों में से है, और हम इसको लेकर, हम पूरी तौर पर इस बात को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है कि इस तरह की घटनाओं में जो भी लोग शामिल हो उनके खिलाफ जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए। आपने अखलाक साहब से पूछा कि वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं। अब वो आंदोलन बेचारे करें तो किसकी नेतृत्व में करें? क्या सज्जन कुमार के नेतृत्व में करें? क्या जगदीश टाइटलर के नेतृत्व में करें? क्या वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में करें? नेतृत्व में किसकी करें? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कभी तक एक बार नहीं कहा कि भाई इन लोगों को हम पार्टी से बाहर करेंगे, इनको अपने अपने दल से बाहर निकालेंगे। जो लोग खुलेआम कहते थे कि हम जो मारेंगे, और सिखों को मारा और उसको समर्थन दिया राजीव गांधी जी ने, आज तक तो इन्होंने कभी नहीं कहा गड़बड़ियां हुई है। तो ये किसके नेतृत्व में जाएंगे? ये बेचारे क्या जगदीश टाइटलर को आगे लेकर जाए या सज्जन कुमार को आगे लेकर जाए? इसलिए जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि देश की आजादी के 70 साल बाद इन्होंने देश को क्या दिया? आज टॉयलेट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं। ये ठीक है, ठीक है, मैं गुरविंदर जी मैं एक कमेंट आपसे लास्ट में लेना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 2 दलित बच्चे ठीक है, गुरविंदर जी, झारखंड में क्योंकि लगातार इस तरह के वाकये हो रहे हैं, आखिर क्या कुछ कदम उठाया जाए झारखंड में? क्या नहीं लगता है कि और सख्त कानून वहां पर बनाने की जरूरत है, सख्ती और ज्यादा करने की जरूरत है, ताकि समाज बटे ना, इंसानियत का कत्ल ना हो? झारखंड में कानून काम कर रहा है। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं, इनिशियल स्टेज में 302 लगी थी, उसके बाद
डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद उसको 304, फिर मेडिकल बोर्ड बैठा है, मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के आने के बाद 302 फिर लग के कानून अपना काम कर रहा है। और हमारी सरकार कानून का राज करेगी, हम कानून में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, निर्दोष को साथ हम तंग नहीं करेंगे। नहीं, झारखंड में फिर इस पर रोक भी लगनी चाहिए गुरविंदर जी, क्योंकि आप लोग खुद एक इस तरह के हालात से गुजर चुके हैं। क्या गुजरती होगी समाज पर, क्या गुजरती होगी इंसानियत पर, और मरने वाले का मजहब छोड़ दीजिए, नुकसान सबसे पहले एक हिंदुस्तानी का होता है, कत्ल एक इंसान का होता है गुरविंदर जी। बिल्कुल। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था अबू भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये 6 मुसलमान और 6 हिंदू का मसला था, और जब कोर्ट ने इसकी सराहना की, यही तो मैं कहता हूं करनी और कतनी में जब बात की जाती है तभी ये जो है राजीव गांधी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है, मैं गुरविंदर जी इस पर ब्रेक लगना चाहिए, इसके लिए निकल कर आना पड़ेगा आपको, मुझे और पूरे समाज को, और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है गुरविंदर जी। बढ़े, ये तो बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की। ठीक है गुरविंदर जी, लास्ट कमेंट, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अबू भाई कुछ कहना चाहूंगा मैं, अबू भाई ठीक है डॉक्टर नदीम, शायद गुरविंदर जी को आवाज नहीं जा रही। आप गुरविंदर जी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है वो उल्टे आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिनकी सरकार आप उनसे नहीं पूछ रहे हैं, वो उल्टे आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। और गुरविंदर भाई अब मुझे लग रहा है बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हमें समाज को घटने से बचाना है, समाज में जो नफरत की लहर है, इस नफरत की लहर को खत्म करना है, और इंसानियत जिस तरह से डरी और सहमी हुई है, इसका डर और खौफ भी कम करना, और यह जिम्मेदारी सरकारों की बनती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी और बीएसपी की सरकार कोई भी हो, इंसानियत को बचाना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, और सरकारों पर एक तरह से जिम्मेदारी आयद होती है, और हमें इस नफरत को और इस बला से एक तरह से आगे निकलना होगा और पार पाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए शलभ मणि त्रिपाठी जी, राजेश राय जी, गुरविंदर सिंह सेठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीन पूनावाला चले गया, उनका भी शुक्रिया। डॉक्टर नदीम साहब और अखलाक अहमद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।